नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख करेंगे। दीपेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। पीसीसी में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। मुकुल वासनिक दावेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। मुरैना सीट पर राकेश मावई से मुलाकात उनकी चल रही है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दिनेश गुर्जर से मुलाकात की है। मुरैना सीट के दावेदार से मुलाकात कर रहे हैं। चौधरी राकेश सिंह, राहुल सिंह, हेमंत कटारे दावेदार हैं। बड़ा महरा सीट पर चर्चा हुई है। 1 दर्जन दावेदारों से मुकुल वासनिक की चर्चा चल रही है। 4 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करने वाली है। इससे पहले मुलाकातों का दौर चल रहा है। शाम को कमलनाथ से चर्चा मुकुल वासनिक करने वाले हैं। 4 सीटों पर कल हो सकता है नामों का ऐलान। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। चर्चा चल रही है, बातचीत की जा रही है। तो आपको बता दें, लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक के बाद एक अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने अभी तक अपने कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब बचे हुए 4 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान की चर्चा की जा रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा जानकारी, किस तरह की स्थितियां, किस तरह की बातचीत वहां पर चल रही है? बैठक के नाम से विजुअल देखिए, कांग्रेस अभी तक 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता इन सीटों पर दावेदारी जता रहे हैं और नुकसान ना हो, क्योंकि 24 सीटों पर जब उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया तो कई सीटों पर बगावत के सुर निकल कर आए, लेकिन 4 सीटों पर किसी तरीके के बगावत के सुर नामों के ऐलान के बाद निकल कर ना आए, इसको लेकर कवायद की जा रही है। और हालात किस तरीके के हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को इन 4 सीटों पर जो है दावेदारों की जो शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए खुद आना पड़ा। तो मुकुल वासनिक लगातार दावेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। मेगांव सीट से जो दावेदार हैं, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उनकी मुलाकात हो चुकी है। हेमंत कटारे की मुलाकात हुई है और जो दूसरे उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, उनकी भी मुलाकात मुकुल वासनिक से हुई है। इसी तरीके से मुरैना सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। यहाँ से राकेश मावई कांग्रेस के प्रबल उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं वहां से, लेकिन इसके अलावा दिनेश गुर्जर का नाम अभी तेजी के साथ चल रहा है। दिनेश गुर्जर ने भी मुलाकात की है मुकुल वासनिक से और इसके अलावा कई अपने समर्थकों को भी मुकुल वासनिक से उन्होंने मिलवाया है। तो कुल मिलाकर मुकुल वासनिक से दावेदारों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन अनुराग, इसके इतर एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि कईयों को पहले ही पार्टी अपने पाले में रख पाने में, बचा पाने में नाकाम रही थी, तो क्या अभी जो नेताओं की मुलाकात चल रही है, दावेदारों की मुलाकात चल रही है, वे भी आर पार के मूड में हैं? यही वजह है कि अब उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, इन 4 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है और दावेदार अपनी दावेदारी को लेकर अड़े हुए हैं और मुकुल वासनिक इस बात को लेकर भी कोशिश करने में जुटे हुए हैं कि जो दावेदार हैं उनको मनाने का कोशिश की जाए और किसी एक नाम पर सहमति बनाई जाए, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कांग्रेस चाहती भी ये थी कि अपने सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द से जल्द कर दे, लेकिन 4 सीटों को लेकर जिस तरीके का पेच फंसा है और सबसे अहम बड़ा मलेरा, मुरैना और मेगांव सीट को लेकर सबसे ज्यादा मुश्किल है और इन्हीं 3 सीटों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है ताकि एक नाम पर एक राय बनाकर बिल्कुल एक राय बना ली जाए, साथ ही साथ गुणागणित जीत का भी समझ लिया जाए ताकि किसी भी तरह से इन सीटों पर नुकसान ना पार्टी को उठाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुराग, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर सागर से मिल रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पताल के कर्मचारियों पर गाज गिरी है। 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर और बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सागर सीएमएचओ ने कार्रवाई की है। मंत्री गोपाल भार्गव ने इस पूरे मामले का निरीक्षण किया था। ये बड़ी खबर, अस्पताल का निरीक्षण किया, अस्पताल में स्टाफ नहीं मिला था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई देखने को मिली है। सुबह वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, मैंने उसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो संबंधित कर्मचारी थे उनको निलंबित कर दिया है और जो ड्यूटी पे चिकित्सक थे और बीएमओ थे
उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। मैंने उनको कारण बताओ नोटिस दिया है। 2 तो वेतन वृद्धियाँ रोकने का अगर जवाब संतुष्ट ठीक नहीं होगा तो वो प्रस्ताव भी कमिश्नर हेल्थ को भेजा जाए। कितने कर्मचारियों को निलंबित किया गया सर? ये 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, डॉक्टर्स को नोटिस दिया गया। अभी मैं इसलिए आज सुबह फिर मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हूँ और जो भी कमियाँ हैं उनको भी मैंने कार्रवाई संज्ञान में लिया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गए हैं अन्य कर्मचारियों को। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रचित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रचित, आखिर कब से इस तरह की अनियमितता चल रही थी जिसके बाद आज ये कार्रवाई देखने को मिली? जी दीपेश, कल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव देर रात अपने गृहनगर गढ़ाकोटा पहुंचे तो उन्हें विगत दिनों से शिकायत मिल रही थी कि स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत गृहनगर गढ़ाकोटा के स्वास्थ्य केंद्र में खराब है, जिसके बाद उन्होंने कल देर रात औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ कोई भी उपस्थित नहीं मिला, जिसके बाद मंत्री गोपाल भार्गव जमकर नाराज हुए और सुबह जब यह वीडियो वायरल हुआ और न्यूज 18 ने इस खबर को भी प्राथमिकता से दिखाया था, खबर को देखने के बाद जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गढ़ाकोटा पहुंचे और उन्होंने भी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर ना मिलने वाले 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। डॉक्टर्स व बीएमओ को कारण बताओ नोटिस दिया है उन्होंने उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए और कहा है कि अगर वो नोटिस का संतुष्ट जवाब नहीं देते तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रचित इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस तरह से स्वयं मंत्री अस्पताल पहुंचे और निरीक्षण करते हुए नजर आए। पूरा मौका मुआयना उन्होंने किया और उसके बाद फिर उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए। और चलिए कुछ और खबरों के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी पुनीत का। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और बात एक बार फिर से उपचुनाव की कर लेते हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। एक तरफ मिनी वचन पत्र कांग्रेस की तरफ से विधानसभा वार सीट वार जारी कर दिया गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ही एक ब्लैक पेपर आउट हो गया। ये ब्लैक पेपर है क्या? दरअसल ये ब्लैक पेपर जो है ये 15 साल शिवराज सरकार का कार्यकाल जो रहा, बीजेपी का कार्यकाल जो रहा वो, और 5 महीने का जो कार्यकाल है, इनको मिला करके इसमें घोटालों का जिक्र है, इसमें आरोप लगाए गए हैं। आरोप पत्र में बीजेपी के पहले 15 साल और हाल के 5 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठाए गए हैं और कांग्रेस ने कोरोना आपदा को अवसर में बदलने का भी आरोप सरकार पर लगाया। कांग्रेस कह रही कि यह ब्लैक पेपर कांग्रेस पूरे प्रदेश में बांटने वाली है। 15 साल शिवराज सिंह जी की सरकार रही, उन 15 सालों का जो कार्यकाल रहा और उन कार्यकाल में जो असफलता रही, किसानों के साथ धोखा किया, बेरोजगारों के साथ धोखा किया, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, SC ST पर अत्याचार बढ़े और रेत माफिया बढ़ा, भू माफिया बढ़ा, मिलावट माफिया बढ़ा, मिलावटखोरी बढ़ी। ये सारी की सारी घटनाएं लगातार बढ़ती रहीं। कांग्रेस का ये आरोप पत्र दरअसल कांग्रेस के खिलाफ है। हम इन्हीं मुद्दों पर तो चुनाव में जा रहे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुद्दा हो, बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, कर्जा माफी का मसला हो, तमाम प्रकार की योजनाओं को बंद करने का मामला हो, विकास की परियोजनाओं को ठप्प करने का मामला हो, अटल प्रोग्रेस वे की पूरी फाइल ठंडे बस्ते में डालने का मामला हो, अस्पतालों का विस्तारीकरण का मामला हो, सुविधा देने का मामला हो, इन सारे मामलों पर कांग्रेस के विरोध में ही तो हम चुनाव खड़ा कर रहे हैं, मुद्दे लेकर जा रहे हैं। इसलिए ये पलटवार करने वाले हैं, ये कांग्रेस को ही कटघरे में खड़े करने वाले। लाइए आरोप पत्र, लाइए जनता में वितरित करिए, जनता इसका जवाब देगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईफा को लेकर हुई बयानबाजी की। एक तरफ प्रदेश में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा, लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है और इस बीच आईफा को लेकर जब सवाल किया गया तो आईफा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड का आयोजन नहीं होगा और यह भी कहा कि आईफा की जरूरत क्या है, इस समय कोरोना फैला हुआ है, आईफा जैसे तमाशे को मैं पसंद नहीं करता। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पता चला कि कई उद्योगपतियों से राशि वसूली गई। एक ही कंपनी से खबर आई कि आईफा के नाम पर उनसे 4 करोड़ रुपए लिए गए और किस किस से पैसे लिए गए ये पता करना चाहिए। इस प्रकार का काम ठीक नहीं है, आईफा के तमाशे की जरूरत नहीं है। इस पर कमलनाथ ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी ने तो 15 साल तमाशा ही किया है।
और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां पर काफी दिनों से विवाद की स्थिति देखने को मिल रही थी। नाटकीय घटनाक्रम चल रहा था और ये थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन इस सियासी ड्रामे का आज पटाक्षेप हो गया। दरअसल बीजेपी की पूर्व विधायक मंजू दादू ने पार्टी कार्यक्रम से दूरी बना लेने के साथ ही उनके पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने या कांग्रेस में शामिल होने की सियासी हलकों में चर्चा काफी गर्म थी। लेकिन सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की मौजूदगी में पूर्व विधायक मंजू दादू मीडिया के सामने आई और सारे विवाद पर विराम लगाया। मंजू दादू ने कहा कि उनका खून इतना पतला नहीं कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं। आज छपी हुई खबर का भी खंडन करता हूं। पूर्व में जो सोशल मीडिया पर और अखबारों में छपा उसका भी खंडन करता हूं। बेटी मंजू दादू राजेंद्र दादू की बेटी है और वो एक लक्ष्य लेकर राजनीति कर रही है, सिर्फ पद के लिए नहीं, अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए राजनीति। मुझे सुनने को मिला है कि मैं कांग्रेस में जा रही हूँ, तो उन लोगों के लिए भी एक संदेश है कि मेरा खून अभी इतना भी पतला नहीं हुआ कि मैं ऐसे पार्टी में जाऊं जिन्होंने मेरे विधानसभा की ध्वजा उड़ाया। कांग्रेस के विधायक निलय डागा, बैतूल से कांग्रेस के ये विधायक हैं। गांधी जयंती के दिन वो राम की शरण में पहुंच गए। उन्होंने ये तय किया है कि एक एक परिवार से एक एक रुपया लिया जाएगा और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में वो अपनी सहभागिता निभाएंगे। अभियान के तहत विधायक ने 51 दान पत्र बनवाए हैं, जिन्हें पूरे विधानसभा क्षेत्र में भेजा जा रहा है और एक व्यक्ति से केवल 1 रुपए की दान राशि मांगी जाएगी। विधायक निलय डागा के मुताबिक महात्मा गांधी रोज राम जी की भक्ति करते थे और इसीलिए आज उनकी जयंती के दिन इस अभियान की शुरुआत उन्होंने की है। राम मंदिर निर्माण के लिए दान में मिली पूरी राशि सभी के सामने उसको गिना जाएगा और अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट को भेजी जाएगी। कि आज गांधी जयंती है और गांधी जी की हर सुबह इस प्रार्थना के साथ चालू होती थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस प्रार्थना के साथ उनकी हर सुबह चालू होती थी। तो इतने बड़े राम भक्त के इस जन्मोत्सव के दिन आज अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है उसके लिए सहभागिता अभियान चालू किया गया है। पहले 17 अगस्त को चालू होना था, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं चालू हुआ, इसलिए आज का दिन चुना गया। सबसे बड़े राम भक्त का महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन आज ये अभियान चालू गया और ये अभियान पूरी विधानसभा में चलेगा और अगले 2-3 महीने तक के लगातार 51 दान पात्र बनाए गए हैं। तो गांधी जयंती के दिन बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा राम की शरण में जा पहुंचे और राम मंदिर निर्माण जो अयोध्या में होना है इसमें सहभागिता निभाने के लिए इन्होंने भी अभियान बड़े जोर शोर से शुरू कर दिया। 51 दान पात्र बनवाए गए हैं, जिसमें राम की तस्वीर है और साथ में अपनी भी तस्वीर उन्होंने लगा दी है। सहभागिता अभियान इसको नाम उन्होंने दिया है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को। इसके बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती बापू को याद किया जा रहा है। अहिंसा के पुजारी बापू थे और अहिंसा को ही वो कहते थे कि अहिंसा को अपनाना चाहिए। हुआ क्या, देखिए। अब ये 2 तस्वीरें आपको जबलपुर इंदौर की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हो गई। ये जबलपुर की तस्वीर। इंदौर में कांग्रेस के माल्यार्पण कार्यक्रम में यहां पर यह हंगामा हुआ। एक बीजेपी समर्थक के वहां पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए, बीजेपी समर्थक के साथ हाथापाई करने लगे। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया।
चलिए अब आपको सतना की तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे अंधेरे में अंधेर गर्दी हो रही थी। देखिए सीसीटीवी में जो व्यक्ति दिख रहा है वो पुलिसकर्मी है। एक ट्रक खड़ा है, पुलिस वाला कुछ बातचीत कर रहा है। इसके बाद ट्रक में बैठा व्यक्ति पुलिस वाले को कुछ देता है जिसे वो जेब में डाल देता है। तस्वीरें सतना जिले के कोठी थाना इलाके की हैं। यहाँ ट्रकों से अवैध वसूली हो रही है। कोठी बाईपास चौराहे पास लगे एक कॉम्प्लेक्स में रिश्वतखोरी की तस्वीर कैद हुई है। पुलिसकर्मियों की पहचान जितेंद्र पांडे और लक्ष्मीकांत के रूप में हुई है। वीडियो के सामने आने पर एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लेने का भरोसा दिया है। आप लोगों ने अवगत कराया है तो मैं यहाँ जो आपके यादव जी एसपी साहब आए हैं उनसे कह के निश्चित रूप में उसमें सुधार कराने का काम करूँगा। न्यूज़ 18 ने इससे पहले बाबूपुर में अवैध वसूली की खबर दिखाई थी। शिवेंद्र, न्यूज़ 18 सतना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जबलपुर की बात करते हैं जहां पर लाखों रुपए की चांदी और 1 करोड़ से ज्यादा की रकम पकड़ में आई है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और इसे हवाले से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। नोटों की गड्डियां देख आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ चांदी के जेवरात भी हैं। ये 6 किलो 150 ग्राम है। वहीं 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा का कैश मिला है। जबलपुर जीआरपी ने मुखबिर की सूचना पर ये सब कुछ पकड़ा है। जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले थाना राम को पकड़ा है। कैश और जेवरात थाना राम के पास से ही जीआरपी ने बरामद किया है। बरामद जेवरात की कीमत 30 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। चूँकि 10 लाख से ज्यादा की बरामदगी हुई है, लिहाजा इस बारे में इनकम टैक्स को भी जाँच के लिए कहा गया है। जीआरपी को सूचना मिली थी कि पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से आरोपी मुंबई जा रहा है। इस सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और आरोपी को दबोच लिया गया। आरोपी के साथ हवाला कारोबार से भी जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खरगोन से एक आपको खबर बता रहे हैं। ये आपको खबर हैरान भी थोड़ा सा कर सकती है। दरअसल खंडवा बड़ौदा मार्ग पर कुछ मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया और इन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था, ये रहीमपुरा के मजदूर हैं और इन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इन स्थानीय किसान जो हैं ये इन्हें मजदूरी के लिए बाहर जाने नहीं देते हैं। किसान लामबंद होकर उन्हें बाहर जाने पर डराते हैं, धमकाते हैं और कम मजदूरी देकर यहीं पर उनसे काम लेते हैं और उनका शोषण करते हैं। बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ जुटे हुए थे, नाराजगी जता रहे थे। चक्का जाम जैसे ही मिलने की सूचना मिली तो कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मजदूरों को समझाने के बाद इस जाम को खुलवाया गया। लेकिन वाकई में ये बड़ा हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला कि स्थानीय किसान यहाँ के मजदूरों को बाहर जाने से इसलिए रोकते हैं ताकि उनसे कम पैसे देकर उनसे मजदूरी कराई जा सके, काम लिया जा सके और बाहर जाने पर उन्हें डराया धमकाया जाता है। हमको बोलते हैं हमारे साथ काम करो नहीं तो हम तुमको मारेंगे, ऐसा बोलते हैं। हम बाहर काम पे जाते हैं, गरीब लोग हैं, हमको जहाँ मजदूरी ज्यादा मिलती है हम वहाँ जाते हैं। हम किसी के पैसे खाने में से नहीं है, क्योंकि हमको 150 रुपए में ये लोग दिन भर काम करवाते हैं। हम इनके घर काम करना नहीं चाहते, सीधी सी बात, हम इनके घर काम करना नहीं चाहते। और हम इनको जब भी बोलते हैं कि ऐसा वैसा तो यार हमको डरा धमका के उनके खेतों में काम करवाते और हमारे वाहनों को रोकते हैं और हमको धमकियां देते हैं और ट्रैक्टर पे से उतारते हैं हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है गांधी जयंती और बापू की जयंती पर आज उन्हें याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल में बापू को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ भी मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सीएम और पूर्व सीएम दोनों ने लोगों को बापू के बताए रास्ते पर चलने की सलाह दी। 2 अक्टूबर को हम हमेशा उनको याद करते हैं। बापू जी को सारा देश मानता है, सारी दुनिया मानती है, लेकिन कई बार गहराई से सोचते हैं तो बापू को तो मानती है लेकिन बापू की नहीं मानती। सत्य और अहिंसा के
अपरिग्रह के लक्ष्य हमारे सामने बापूजी ने रखे थे, इसके बारे में चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन बापूजी ने जो किया था केवल कहा नहीं था, आचरण में उतारा, उसको हम आचरण में नहीं उतार पाते हैं। सही अर्थों में हम सब आत्मचिंतन करें। आज गांधी जयंती के अवसर पर हम बापूजी को याद करते हैं। उन्होंने ही देश का भविष्य का नक्शा बनाया था। उनकी कुर्बानी से आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उनके संघर्ष से, उनके कुर्बानी से हमारा संविधान बना, हमारे देश में प्रजातंत्र लागू। और चलिए एक बार फिर से ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख करेंगे। दीपेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज है। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, चुनाव के लिहाज से बड़ी खबर बता देते हैं। बीएसपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 10 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। भांडेर से महेंद्र सिंह बौद्ध, सांची से पूरन सिंह अहरवार, ग्वालियर से हरपाल मांझी, ग्वालियर पूर्व से महेश बघेल, बमोरी से रमेश डाबर, सांवेर से विक्रम सिंह गहलोत, सुबासरा से शंकरलाल चौहान, मांधाता से जितेंद्र, ब्यावरा से गोपाल सिंह, आगर से गजेंद्र को उम्मीदवार बनाया गया है। अब तक बीएसपी ने 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीएसपी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीएसपी का ग्वालियर चंबल क्षेत्र के अलावा भी प्रदेश में अच्छा वोट बैंक है। अब वो इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में से किसी एक को शिकस्त दे सकता है। शिकस्त इस लिहाज से दे सकता है कि वोट कट सकते हैं, और अगर वोट किसी एक राजनीतिक दल के कटेंगे तो फिर दूसरे को फायदा यहां पर पहुंच सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बीएसपी का चुनाव मैदान में इस तरह से उतरना और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के बाद उनकी एक्टिविटी आखिर किस पार्टी को नुकसान पहुंचाती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अगर 2018 विधानसभा चुनाव के लिहाज से बात की जाए तो ये बीएसपी का फैक्टर वहां पर बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ था, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। बीएसपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में कई प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। सांवेर से विक्रम सिंह गहलोत को चुनाव मैदान में उतारा गया है। सुबासरा से शंकरलाल चौहान चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले हैं। मांधाता से जितेंद्र बाशिंदे को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ये सभी दूसरी लिस्ट के प्रत्याशी हैं। दूसरी लिस्ट में 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया और अभी तक ओवरऑल अगर बीएसपी की लिस्ट देखी जाए तो 18 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में बीएसपी उतार चुकी है। कांग्रेस अभी तक अपने 24 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी आधिकारिक तौर पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगभग सभी नाम तय माने जा रखे हैं, मगर अभी नामों के ऐलान होना बाकी है। ये नाम आप देख सकते हैं कहां किस सीट से किसे चुनाव मैदान में उतारा गया है, वो इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये नाम तब हो जाते हैं जब उपचुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। त्रिकोणीय मुकाबला भले इसे न समझा जाए, लेकिन इनका उतरना चुनाव मैदान में इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ये जीत का फॉर्मूला तय कर देंगे। अगर इन बीएसपी के प्रत्याशियों की तरफ से अगर वोट कटता है तब फिर देखने वाली बात होगी कि किसे इसका फायदा और किसे इसका नुकसान होता है। लेकिन ये बात भी आपको समझनी होगी कि अभी स्थितियां जिस तरह की हैं वो इस और इशारा करती हैं कि फिर इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन लगातार तमाम राजनीतिक दल एक्टिव नजर आ रहे हैं और अपने अपने स्तर पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। बीएसपी ने अपने 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और बीएसपी के 10 प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद अब मुकाबला और दिलचस्प होगा। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, तीसरा फैक्टर कितना कारगर साबित होगा बीएसपी का?
देखिए, ग्वालियर चंबल के अलावा मालवा की कुछ सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का अच्छा दबदबा है और 2018 के चुनाव में कई सीटें ऐसी थी जहां पर बीएसपी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। तो इस लिहाज से बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर हार या जीत के अलावा बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने का काम करेगी। सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरी सूची बहुजन समाज पार्टी ने जारी की है उसमें भांडेर से महेंद्र सिंह बोध पूर्व मंत्री और जो कांग्रेस में एससी मोर्चा के अध्यक्ष थे उनको जो है बीएसपी ने टिकट देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि महेंद्र सिंह बोध इससे पहले भांडेर सीट से कांग्रेस की तरफ से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भांडेर सीट पर फूल सिंह बरैया को अपना उम्मीदवार बनाया था और उसके बाद महेंद्र सिंह बोध ने बहुजन समाज पार्टी का हाथ थाम लिया था और उसके बाद अब महेंद्र सिंह बोध बीएसपी के टिकट पर भांडेर सीट से उपचुनाव में उतरने का काम करेंगे। इसके अलावा सांची, ग्वालियर पूर्व, बमोरी समेत सावेर, सुवासरा, मानदाता और ब्यावरा में भी बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी इससे पहले 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और इस तरीके से अब तक कुल 18 सीटों पर बीएसपी अपने चेहरे तय कर चुकी है। यानी कि अभी 8 सीटें बाकी है जहां पर बीएसपी को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना बाकी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यही होगा किस तरह से ये पूरा मुकाबला दिलचस्प होता हुआ अब नजर आने वाला है। पुनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। पुनीत, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।